जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी तक जाना जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम में देखा था कि सजीवों में जो जैव प्रक्रम है वो भिन्न भिन्न माध्यमों से संपन्न होती है। वह भिन्न भिन्न माध्यम क्या था? तो वह था आपका पोषण, श्वसन, वहन या परिवहन, उत्सर्जन, नियंत्रण व समन्वय तथा जनन, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पोषण, श्वसन, वहन या परिवहन के बारे में अध्ययन कर चुका है। अब जो है दोस्तों, हम लोग जो है अध्ययन करेंगे वह टॉपिक रहेगा हमारा उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी कि श्रावित होना यानी विसर्जन। अब दोस्तों, यह उत्सर्जन जो है हम लोग पादप में भी उत्सर्जन देखेंगे और जंतु में भी उत्सर्जन देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जंतु में उत्सर्जन किस प्रकार से संपन्न होता है और उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या है। आइए उनसे संबंधित बातों को हम देखते हैं। तो जंतु में उत्सर्जन देखने के लिए हमें दो बातों को देखना बहुत ही अनिवार्य है। उत्सर्जन के लिए जंतु में एक उत्सर्जी अंग होगा और उसका उत्सर्जी पदार्थ होगा। अब जंतु में उत्सर्जी अंग कौन सा होगा और जंतु के लिए उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा, ये उत्सर्जन प्रक्रम के लिए आइए जना उड़े हम देखते हैं। देखिए, जंतु में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन अंग जो होगा, उत्सर्जन अंग देखने के लिए सबसे पहले जंतु को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेंगे। एक कोशिकीय जीव कहलाएगा और एक बहुकोशिकीय जीव, जिसे आप जटिल बहुकोशिकीय जीव भी कह सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एक कोशिकीय जीव का उत्सर्जी अंग क्या है। तो दोस्तों, एक कोशिकीय जीव के लिए जो उत्सर्जी अंग है वह उत्सर्जी अंग आपका होगा क्या? उस शरीर का सतह। अब देखिए, वह शरीर का सतह देख लेते हैं। तो दोस्तों, शरीर का जो सतह होगा वह होगा किसमें? तो अमीबा में। अमीबा आप जैसा कि जानते हैं एक कोशिकीय जीव है। अमीबा तथा पैरामीशियम यह एक कोशिकीय जीव है। इसके बाद देखते हैं हम जटिल बहुकोशिकीय जीव। अब दोस्तों, जटिल बहुकोशिकीय जीव देख लेते हैं। तो जटिल बहुकोशिकीय जीव मनुष्य जैसे कह देंगे। देखिए, जटिल बहुकोशिकीय जीव के लिए विशिष्ट अंग होता है, यानी उत्सर्जी अंग जो होगा विशिष्ट प्रकार के उसमें अंग पाए जाएंगे। वह विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य है, इसके लिए विशिष्ट अंग होगा वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। अब दोस्तों, इसका भिन्न भिन्न कार्य हैं, देख लीजिए। वृक्क जो है, वृक्क में क्या होगा? तो वृक्क में मूत्र का निर्माण होगा, यानी मूत्र का निर्माण का जो प्रक्रिया होता है वो वृक्क में होता है। और मूत्रवाहिनी में क्या होगा? तो मूत्रवाहिनी का काम है मूत्र का वहन करना, यानी परिवहन करना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। मूत्राशय, मूत्राशय में दोस्तों मूत्र का इकट्ठा होगा, यानी प्रश्न बनेगा कि मूत्र का इकट्ठा कहाँ होता है? तो मूत्र इकट्ठा होता है मूत्राशय में। अब देखिए मूत्र मार्ग। अब दोस्तों, यह मूत्र मार्ग जो है, मूत्र मार्ग से ही मूत्र का उत्सर्जन होता है, यानी बाहर निकलता है। अब यहाँ पर वृक्क देख लिए हैं, तो एक भाग पढ़ेंगे वृक्काणु। वृक्काणु क्या होता है? तो दोस्तों, वृक्काणु वृक्क की एक इकाई होती है। वृक्क की इकाई ही वृक्काणु कहलाती है। अब देखिए, या तो अभी हमने उत्सर्जी अंग देखा, अब उस जंतु में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है उसे देखते हैं। तो जंतु में उत्सर्जी पदार्थ पहले देख लीजिए कि जैव प्रक्रम में जो भी उपापचयी क्रिया होंगी, जैव प्रक्रम में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जो होने वाली हानिकारक वर्ज्य पदार्थ होंगे वही उत्सर्जी पदार्थ कहलाएंगे। जैव प्रक्रम में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जनित हानिकारक वर्ज्य पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। अब यह जो उत्सर्जी पदार्थ हो गया, तो उत्सर्जी पदार्थ तथा स्थान देखेंगे। अब कौन सा उत्सर्जी पदार्थ कहाँ अलग अलग होगा उसके बारे, यानी कहाँ पर जाकर डिवाइड होगा उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले उत्सर्जी पदार्थ देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी पदार्थ, ग्लूकोज। अब दोस्तों, यह कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जी पदार्थ है यह फुफ्फुस में रुधिर से अलग होता है। जहाँ पर फुफ्फुस वाला भाग होगा वहाँ क्या होगा कि उसमें रुधिर जो ब्लड होगा उससे अलग हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ का उदाहरण समझेंगे तो नाइट्रोजनी पदार्थ आप समझ सकते हैं यूरिया और यूरिक अम्ल। दोस्तों, यहाँ पर यूरिया बोले हैं, यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH का होल 2 होगा, तो ये होगा यूरिया का। तो यहाँ पर देख लिए क्या कि
कि नाइट्रोजनी पदार्थ जो यूरिया यूरिक अम्ल कहलाएगा वो नाइट्रोजनी पदार्थ के बारे में देखिए कि नाइट्रोजनी पदार्थ कैसे अलग होगा, कहाँ अलग होगा। तो नाइट्रोजनी पदार्थ जो होगा वृक्क में आधारी निस्यंदन के द्वारा अलग हुआ, यानी वृक्क में जाकर के अलग हुआ यह नाइट्रोजनी पदार्थ। अब देखिए ग्लूकोज, दोस्तों ग्लूकोज जो होगा चयनित पुनर्अवशोषण के द्वारा अलग होगा। अब ग्लूकोज जैसे एमिनो अम्ल हो गया, लवण हो गया, जल हो गया। अब देखिए पादप में, अब दोस्तों पादप के लिए उत्सर्जी पदार्थ देखिए, पादप के लिए उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद ऑक्सीजन, इसके बाद क्या, जल। देख लिए। अब दोस्तों यहाँ पर देख लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता होगा कि हमने पिछले भी वीडियो में बताया था कि पेड़ पौधा भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब आप अचंभित हो गए होंगे कि पेड़ पौधा कैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, वह तो जानते हैं ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो एक बात आपको बता दे कि पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा तथा ऑक्सीजन छोड़ेगा कब, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तब। यदि रात की बात करते हैं तो दोस्तों रात में पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि रात के समय सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करती है। इसलिए रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ के नजदीक नहीं सोना चाहिए। तो यह भी उत्सर्जी पदार्थ हो गया, पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल हो गया। अब देखिए इस पादप में यह जो उत्सर्जी पदार्थ है इसका उत्सर्जन का तरीका क्या है। तो दोस्तों यह जो भी उत्सर्जित करेगा यह वातरंध्र या रंध्र द्वारा, सभी वातरंध्र रंध्र, चाहे वह कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो या जल हो, वातरंध्र और रंध्र द्वारा पाया जाएगा। आपको हम बताए थे वातरंध्र क्या है और रंध्र क्या है, यह पिछले वीडियो में हमने भली भांति बता दिया है। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ कुछ देखेंगे कि मृत कोशिका से जो बना उत्तक होता है वह कैसे बनता है। तो विभिन्न समय और परिस्थिति में निर्माण होता है। मृत कोशिका से जो भी उत्तक बनता है वह विभिन्न समय तथा विभिन्न परिस्थिति में बनता है। जैसे पत्ती का गिरना, पत्ती का गिरना भी एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा परिस्थिति आता है तब जाकर के पत्ती गिरता है। अब रेजिन और गोंद क्या है, तो रेजिन और गोंद जो होगा जाइलम में इकट्ठा होगा, यानी जाइलम में संचित रहता है, भंडारित रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जैव प्रक्रम के बारे में देखा और जैव प्रक्रम के बारे में देख लिया और समझ लिया तथा इसके बाद अब आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे नियंत्रण व समन्वय। तो दोस्तों आपको यह वीडियो देख करके बहुत मज़ा आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों आपसे पुनः मिलते हैं हम नियंत्रण व समन्वय वाली टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।